आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एफजीएफए प्रोग्राम को छोड़ना भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, और अगर भारत एफजीएफए पर स्टिक रहता तो कैसे जो चीजें इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, इनमें एक बड़ा अवरोध हमें देखने को मिल सकता था। दोस्तों, एक बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो होड़ है, ये आज की नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी तकरीबन 1 से 2 दशक पहले ही शुरू हो गई थी। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के जो बीज हैं, ये 2008 में ही पड़ गए थे, जब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा को जो इनिशियल अप्रूवल है इस प्रकार के एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का, ये प्राप्त हुआ था। ये वो दौर था जब अमेरिका ने ऑलरेडी F-22 रैप्टर को डिप्लॉय कर दिया था और F-35 लाइटनिंग 2 अंडर डेवलपमेंट था। सबसे खास बात ये है कि उस समय रूस और भारत के बीच में जो कॉन्फिडेंस था, उसको देख करके ये लग रहा था कि 2015 से 16 तक या हद है कि 20 तक जो एयरक्राफ्ट हैं, इनको दोनों देशों की वायुसेना में हम देखेंगे और इन्हें अमेरिका के एफजीएफए का एक अच्छा खासा कंपेटिटर माना जा रहा था। अब यहाँ पर क्योंकि भारत के पास शुरुआती तौर पर जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और आडा के वैज्ञानिक रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने रूस के साथ कोलैबोरेट करने का फैसला किया। क्योंकि हम सब जानते हैं भारत और रूस के जो सैन्य संबंध हैं, ये उस समय काफी प्रगाढ़ थे, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट को रूस से खरीदा था। तो रूस पे जो भरोसा था ये भी काफी ज्यादा था, और इसी भरोसे के आधार पर 2007 में एक जॉइंट वेंचर को या यूं कह ले कोलैबोरेशन को फॉर्म किया जाता है, इस उद्देश्य के साथ कि दोनों देश मिल करके एक उन्नत फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित करेंगे, जो कि रशियन प्लेटफॉर्म Su-57 फैलन पर बेस्ड होगा। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, जॉइंट वेंचर फॉर्म भी कर लिया जाता है, इनिशियल डेवलपमेंट शुरू भी कर लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट भी भारत अच्छी खासी कर देता है। लेकिन बीतते समय के साथ जो रोड ब्लॉक्स हैं ये आने शुरू हो जाते हैं, या यूं कह लें जो अवरोध हैं ये उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। और चीजें तब बिगड़ती हैं जब भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जो चीजें तय हुई थी, जिनके आधार पे कोलैबोरेशन फॉर्म किया गया था, जिनके आधार पे काम शुरू किया गया था, वही चीजें नहीं हो रही थी। यानी कि भारतीय वायुसेना को ऐसा लग रहा था कि जो इंजन कैपेबिलिटीज हैं ये एफजीएफए के अनुरूप नहीं है, और जो स्टेल्थ डिजाइन ऑफर की गई थी उस हिसाब से ये प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया जा रहा है। यानी भारतीय वायुसेना ने इसकी इंजन परफॉर्मेंस और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आवाज उठाई। बाद में रूस के द्वारा ये कहा गया कि बीतते समय के साथ सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये चीजें बद से बदतर होती गईं। और क्योंकि 2014 में जब से बीजेपी सरकार आई तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की जो गूंज है ये शुरू हुई, और भारत में ही चीजों को बनाए जाने की जो कवायद है इसका भी आरंभ हुआ, और अधिक से अधिक जो प्रोग्राम है इनको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाए जाने की बात की जाने लगी। और क्योंकि अब भारत सेल्फ रिलायंस गोल को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहा था, आत्मनिर्भरता को ध्यान में रख करके बढ़ रहा था, तो इसी वजह से जो एफजीएफए प्रोग्राम है ये इनकम्पैटिबल होता है, क्योंकि रूस भारत में इन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि ये इकलौती वजह नहीं थी, और भी कई वजह थी। इनमें से मेन थी भारतीय वायुसेना की असंतुष्टि इस एयरक्राफ्ट को लेकर के, जिसके चलते ऑफिशियली भारत ने 2018 में खुद को इस प्रोग्राम से ये कहते हुए अलग कर लिया कि अभी वो इस प्रोग्राम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना को इसकी परफॉर्मेंस प्रॉमिसिंग लगती है तो भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम में वापस जरूर आएगी। लेकिन अब ये वो दौर था, जैसे ही भारत एफजीएफए से बाहर आता है, आडा बिना देरी किए जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसको ध्यान देना शुरू कर देती है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भारत को ये समझ में आ चुका था कि कोई भी देश अपनी जो उन्नत टेक्नोलॉजी है ये ऐसे ही किसी को नहीं दे देगा। और जैसे ही ये चीजें कंफर्म हुई, आडा तुरंत एफजीएफए की डेवलपमेंट में शुरू हो गया, और ये एफजीएफए भारत का खुद का था, जिसको हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के नाम से जानते हैं। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें ज़रूर आईं। यहाँ पर डिज़ाइन है, पहले उनको बनाया गया, फिर उनको टेस्ट किया गया, लेकिन इन डिलेज को हम एक्सपेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि पहली बार भारत में जो उन्नत फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको बनाया जा रहा था, और अपना पूरा एक्सपीरियंस आडा और एचएएल के द्वारा झोंका गया था इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। लेकिन इस डिलेज के चलते भी जो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू है इसको सक्सेसफुली दिसंबर 2021 में कंप्लीट कर लिया जाता है। यानी जो पीडीआर है एमका का, ये दिसंबर 2021 में कंप्लीट हो जाता है, और इसे एज अ मेजर माइलस्टोन देखा जाता है। पीडीआर कंप्लीट होने के बाद जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है ये भी 2 वर्षों के बाद तकरीबन फरवरी 2023 में पूरा हो जाता है।
यानी पीडीआर और सीडीआर एमका का दोनों तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है और बस अब इंतजार था कि कैसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इस प्रोग्राम को अप्रूवल मिले और जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है इसकी शुरुआत की जाए और बहुत जल्दी ऐसा हो भी जाता है। मार्च 2024 में भारत के इस बड़े प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो अप्रूवल है वो मिल जाता है, जिसके आधार पे 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये आवंटित की जाती है। अब इस 15 करोड़ की राशि में जो एमका के इनिशियल प्रोटोटाइप है 5 ये बनाए जाएंगे। हालांकि अभी लोगों को ये कॉस्ट काफी ज्यादा लग रही है, लेकिन जब ये प्रोडक्शन रेडी होंगे, जब ये प्रोडक्शन में उतारे जाएंगे तो ये अपने जो कंपेटिटर्स हैं इनके तुलना में तकरीबन 40 से 50% तक सस्ते होने वाले हैं। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि एमका प्रोग्राम अभी भी काफी चैलेंजेस से गुजरने वाला है, क्योंकि हमने पहले भी कहा भारत में पहली बार इस प्रकार के जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनका निर्माण किया जा रहा है, तो चैलेंजेस तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे खास चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है इस पूरे प्रोग्राम में वो ये होगी कि अधिकतर जो टेक्नोलॉजीज यूज की जाएंगी ये ऑलरेडी विकसित की जा चुकी हैं या की जा रही हैं। और एमका मार्क 1 में हमें जो अधिकतर टेक्नोलॉजीज हैं ये तेजस मार्क 2 से बोरो होती दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि इनका गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार हो गया, यह हमें तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गया, एवियोनिक सिस्टम हो गए, वेपन सिस्टम हो गए, इवन जो इंजन है ये भी दोनों एयरक्राफ्ट में सेम होने वाले हैं, यानी दोनों एयरक्राफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा विकसित किए गए F414 इंजन से पावर्ड होंगे। और एमका का जो मार्क 1 प्रोटोटाइप है इस पे काम शुरू हो चुका है। टाइटेनियम बल्कहेड की जो मेटल कटिंग है ये 2022 में ही हो गई थी और अब यहाँ पर जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है इसकी शुरुआत हुई है। इसके लिए जो गिग्स और फिक्सर्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब असेंबली वर्क की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद जो फाइनल प्रोटोटाइप है वो हमें देखने को मिलेगा। अब पहली उड़ान की बात करें या रोल आउट की बात करें तो एमका के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने एरो इंडिया 2021 में ही ये बात कह दी थी कि जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मिलता है तो 3 से 4 वर्षों में इसकी जो पहली उड़ान है ये आयोजित कर ली जाएगी और सिलसिलेवार तरीके से इसके टेस्टिंग जो हो गई सिस्टम की ये शुरू की जाएगी। फर्स्ट फेज में जो एवियोनिक्स हैं, रेडार्स हैं और दूसरी सिस्टम है इनको टेस्ट किया जाएगा और सेकंड फेज की जो टेस्टिंग होगी इसमें वेपन ट्रायल्स हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर एमका के जो घातक हथियार हैं ये टेस्ट किए जाएंगे, जिनके आधार पे आगे की जो कार्यवाही है ये बढ़ेगी। अब यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक या 26 के अंत तक जो रोल आउट है वो हमें देखने को मिल सकता है, जबकि 2027-28 तक इनकी जो पहली उड़ान है ये भी हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है ये 2030 से 2031 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, ये ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फाइनली इस प्रोग्राम में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।